आत्मबंधन दोस्तों। इस ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता एक बार फिर ध्यान महिला मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग शंखनाद से अपने कार्यक्रम की स्टार्ट करेंगे। पूनम में शंखनाद कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत आज तो लगता है कि पूरे 3 लोक में गूंज गया है आपका शंखनाद। धन्यवाद पूनम, धन्यवाद। दोस्तों, आज हम लोगों के सत्र का 32वां दिन है। धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेप सभी के सहयोग से देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो मतलब सोचिए 32 दिनों से मैं डेली एक त्योहार की तरह मना रही हूँ कि आज क्या करना है, आज क्या क्या करना है। सभी नए नए मित्र आगे आकर सेवा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी क्रम में आज ध्यान में अर्चना सेवा देने के लिए तैयार हो गई हैं, अर्चना सिंह, जो हमें ध्यान पर लेकर चलेंगे। तो आइए अर्चना, हम लोगों पे ध्यान पर लेके चले। दोस्तों, आप लोग सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। इसे हम लोग गैलरी मोड में रखेंगे। फिर जब आप वीडियो को देखिएगा यूट्यूब पे तो आपको खुद भी बहुत ध्यान करते हुए अच्छा लगेगा। जो जो भी कंफर्टेबल है सभी वीडियो ऑन कर लीजिए और ध्यान पे अर्चना मैम के साथ चलेंगे। आवाज आ रही है मैम? हाँ, आ रही आ रही। अर्चना, म्यूजिक की जरूरत है? यस मैम, बजा दीजिएगा। ठीक। नमस्कार आप सभी को। इस काशी महिला ध्यान मंच की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसका नाम है मूलाधार चक्र। चक्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। चक्र का वह पॉइंट है जहाँ पे ऊर्जा हमेशा निकलती रहती है और उसको ध्यान के माध्यम से हम उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ध्यान करेंगे। सबसे पहले हम एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधी रखें। अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर सुखासन में बैठ जाएं। आप चाहें तो चश्मा, घड़ी उतार लें और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। दोस्तों, इस ध्यान सत्र के लिए हमारा लक्ष्य उद्देश्य है कि हम अपने शरीर के मूलाधार चक्र को संतुलन और
सामंजस्य स्थापित करें। अपने सूक्ष्म शरीर में सामंजस्य बनाकर एक ऐसी अंतर अवस्था प्राप्त करें जो पूर्ण रूप से संतुलित हो। चक्र हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र है। आज हम सूर्य, संगीत और संकल्प की मदद से इस ऊर्जा केंद्र की क्रियाशील करेंगे। संगीत को अपना साथी बना लें और क्षेत्रों में प्रवाहित होने दें। ध्यान ध्यान का यह प्रयोग आप अपने शारीरिक और मानसिक आरोग्य में सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान की यह प्रक्रिया बहुत ही सहज और आप अपने पुराने स्वरूप को नए स्वरूप में रूपांतरित करने का पहल है। अपने मस्तिष्क आप अपने मस्तिष्क को संबंधित की अवस्था में लाना। इस प्रक्रिया से आपका मस्तिष्क शून्य हो जाएगा। आप अपने मस्तिष्क को सहज भाव से विचारों से दूर रखें। हमारा मस्तिष्क शून्य हो गया है। हम नाचिका द्वार से महसूस करेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और आहिस्ता से सांस को बाहर निकालें। लंबी गहरी सांस भरिए। अपने आप को हल्का महसूस करिए। हमारा शरीर बहुत ही हल्का हो रहा है। अपने ध्यान अपनी सांसों पर लगाए रखें। आपका श्वास इतना आपकी सांस से बाहर आ रहा है। एक बुलेट की तरह आप इस बात को अपने मन से दिखा लीजिए और इन महसूस करिए कि आपका जो सांस बह रही है वो गर्म है या ठंडा है। इसे इसका बड़ी ध्यान से निरीक्षण करिए।
से अपनी श्वास को निहारते रहिए। दोस्तों, आज हम लोग नृत्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नृत्य हमारे शरीर का वो पॉइंट है जहाँ पर हमेशा एनर्जी फुल होती रहती है। इस क्रम से महसूस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चक्र का नाम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारी शरीर की हड्डी है, इसके न्यूक्लियर पॉइंट नाभि से फिर ऊपर उठेंगे। नाभि से 4 अंगुल नीचे स्वादिष्ठान चक्र दूसरे ऊर्जा पॉइंट तीसरे नंबर पे मणिपुर तक जाता है। नाभि के पास में चौथे नंबर पे अनाहत हमारे हृदय के पास है। तीसरे नंबर पे विशुद्धि तक ये हमारे सहस्त्र के पास है। छठा चक्र खर्चा चक्र ये हमारे दोनों भ्रूणों के बीच का स्थान है। सातवां चक्र क्रम रंग सबसे ऊपर सहस्रार चक्र को माना जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप चक्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को हो चुकी होगी। अपने मूलाधार चक्र को इसको जागरूक करने की कोशिश करेंगे। और अपने सांस को बड़ी ही सहजता से लेकर मूलाधार चक्र पे आ जाएंगे। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला पॉइंट अपने मूलाधार चक्र से और आस्था पूर्वक छोड़िए। आपका जागरूकता, आपका ध्यान मूलाधार चक्र पर रखा जाए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। श्वास पे ध्यान देते रहिए। मूलाधार से लगा रहेगा। नीचे
जैसे एक वृक्ष का अस्तित्व जड़ होता है, वैसे ही हमारे शरीर का अस्तित्व मूलाधार सूत्र से संबंधित है। हमारा अस्तित्व मूलाधार सूत्र से संबंधित है। हमारा अस्तित्व मूलाधार क्षेत्र है। मूलाधार क्षेत्र से नीचे पूर्वक लिए आगे देखते हैं कि अपने श्वास के माध्यम से अपने मूलाधार क्षेत्र को जागृत करें। हमारा मूलाधार पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। सांस सांस की धारा को देखें, अपने जागरूकता के बिना एक भी क्षण आपकी खुद से न निकल पाए। आप इसका अवलोकन करें, ध्यान दें, ध्यान से ध्यान दें। मूलाधार क्षेत्र की तरफ बाहर जा रही है और अंदर चल रही है। दोस्तों, आप मन ही मन में बात दोहराएंगे। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सहज हूँ, आत्मनिर्भर हूँ।
नहाते अंदर अब जागरूकता से सदैव सत्य जानेंगे और करेंगे बहुत ही चिंता से बहुत ही सज्जन से और बहुत धन्यवाद करेंगे दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं। इस प्रकृति की मदद करेंगे हम जिस स्थान पे बैठे हैं बहुत धन्यवाद करेंगे अपने दोस्तों का धन्यवाद करेंगे अपने आप को धन्यवाद करेंगे इस सिलसिले में इस सभी को धन्यवाद करेंगे हम अपने खुद को अपने माता को धन्यवाद देकर धीरे से हम अपने शरीर को और अपने हाथों से हमारे हाथों को हवाई की मुद्रा में लाएंगे अपने हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे और 3 1 2 हथेली लेंगे और इस मुद्रा से इस गति से हम अपने पूरे शरीर में महसूस करेंगे ताकि गहरा से खोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद
आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। थैंक यू अर्चना, ज्ञान के साथ साथ ध्यान करवाने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों आप लोग अपनी शेयरिंग दीजिए। आज का ध्यान आपको कैसा लगा? अर्चना ने मूलाधार पर ध्यान करवाया है। अपनी शेयरिंग दीजिए। हेलो। जी हेलो। सरी, हाँ सरिता बोलिए। हाँ। नमस्ते। अर्चना ने ध्यान बहुत अच्छा कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अर्चना मैम का ध्यान बहुत अच्छा था। उनकी आवाज इतनी मीठी है कि अपने आप ही ध्यान मतलब आ जाता है। बहुत सुंदर आवाज, बहुत अच्छा ध्यान। आत्मंदन मैम, थैंक यू अर्चना जी, बहुत सुंदर ध्यान था। मुझे एक रिक्वेस्ट है, आप अर्चना जी ना बोलिए बस। एक फ्रेंड है हम लोग। सभी को आत्मबंधन। ध्यान बहुत अच्छा था, लेकिन अर्चना मैम का आवाज सही से नहीं आ रही थी। म्यूजिक का ज्यादा आवाज आ रहा था। तो तब फिर भी हम लोग को अब ध्यान करने का आदत हो गया है, तो हम लोग अच्छे से किए। बस ऐसे ही करते रहे। सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। जी मैं भी ये सोच रही थी कि अब जब चक्रा पे हो ना तो म्यूजिक का यूज ना करें, क्योंकि हमें ज्ञान की भी बहुत जरूरी है। जब इस तरह के ध्यान होते हैं तो अगली बार से जब भी नेक्स्ट चक्रा पे होगा तो म्यूजिक नहीं चलाऊंगी। मुझे भी थोड़ा डिस्टरबेंस फील हुआ। जी जी। हाँ पूनम जी मैम। मैम, वही हाँ कि जी बिन म्यूजिक गुंजा। थोड़ा कम कर दें या फिर नहीं, चलाएं थोड़ा ही। और मैं कम की थी, लेकिन चूंकि अर्चना से बात हो गई थी कि म्यूजिक के साथ, तो मैं बंद फिर बीच में नहीं करने पाए। कि वो चूंकि म्यूजिक के साथ ही सोच रही होंगी करना है, इसीलिए मैं बंद नहीं की। नहीं मैम, ज्यादा नहीं लाउड था। मैम। बाकी आप दिन तो ज्यादा सॉफ्ट रहता है, आज बहुत लाउड। अच्छा हम्म। ज्यादा लाउड था? तो हमें कोई हाँ, ज्यादा इंस्ट्रक्शन लाउड। देती कि आवाज ज्यादा आ रहा है। मैम नहीं अगर नहीं, ऐसा हमको धीरे धीरे वो हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। ओ। क्या होता हाँ है, स्लो अर्चना पे ही आप चला क्या था बोल रही वो। थी? उसे मैं बोल रही थी कि मैम अगर आपको ऐसा लगे कि म्यूजिक बंद कर देना चाहिए तो आप बंद कर सकती हैं, क्योंकि फिर समझ में नहीं आता है कि ध्यान कराते समय या करते समय म्यूजिक बज रहा है कि नहीं बज रहा है। जी जी, जो आप करवा रही थी तो आप ज्यादा ध्यान में होंगे, आपको सही सही सही। मुझे ही हो सकता है, सॉरी, डिसीजन लेने में थोड़ी सी मुझे नहीं, मैं डिसीजन लेने पाए तो सॉरी। अगली बार से जब भी इस कोई तरह के बात होंगे, म्यूजिक नहीं चलेगा या बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। हाँ पूनम मैम आप बताइए। नहीं। अर्चना को बहुत बहुत तो ये कहूंगी धन्यवाद, इतना अच्छा ध्यान देने के लिए। वो कब खत्म कर दी मुझे पता नहीं। मैं बाहर, आप लोग जब बात करने लगे तो मेरे समझ में आया कि वो खत्म हो चुका है। मुझे कुछ भी होश नहीं था, इतना गहरा ध्यान हो गया था। आवाज तो क्लियर नहीं थी, लेकिन ध्यान बहुत गहरा था। जी जी और बिल्कुल। म्यूजिक के लिए जहां तक की बात है ना, म्यूजिक उससे लो नहीं हो सकता था। आपकी कोई गलती नहीं है। किसी को सॉरी करने की जो कोई जरूरत नहीं है। जो अभी यूनिवर्स को यही डिमांड था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट और क्लियर होगा। बात है। ध्यान अच्छा था अर्चना जी। बस वही बात है मेरा भी कि म्यूजिक थोड़ा ज्यादा था, आवाज थोड़ा कम आ रहा था, लेकिन बहुत अच्छा था। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों और किसी की लास्ट शेयरिंग है? नहीं तो हम लोग आगे नेक्स्ट अपने प्रोग्राम पे चलेंगे। हाँ निशा, आप कुछ बोलना चाहती हैं? निशा कुछ बोलना चाहती है आज के ध्यान पर, तो हाँ शेयर यस कीजिए। मैम, सबको आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। ध्यान बहुत अच्छा कराई जी अर्चना जी। यही थोड़ा म्यूजिक का धुन बहुत ज्यादा आवाज था जिससे। नहीं तो देखिए, अगर आप लोगों को ऐसा ना तो रील लिख के भी इसको किया जा सकता है। खैर अब तो जो हो चुका है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, कल से इस बात को ध्यान रखा जाएगा।
तो दोस्तों, आज सेवा देने के लिए एक और हमारी मित्र कहें या वो मेरी छोटी बहन है, अर्चना गुप्ता। आज अर्चना सिंह ने ध्यान करवाया और अर्चना गुप्ता आज आनंद ब्रह्मा में एक अपना छोटा सा आनंद ब्रह्मा पे करेंगे। तो अर्चना, आप क्या बताने वाली हो, सुनाने वाली हो? थोड़ा सा अपना परिचय देकर इसे स्टार्ट करो। सभी मास्टर को आत्मबंदन, पितामह पत्री जी को आत्मबंदन। मेरी आवाज सही से आ रही है? यार, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ है, रही। आ रही है। दीदी जब मुझसे आज दोपहर में पूछी कि तुम क्या कर रही हो, तो मैं उस समय मोबाइल देख रही थी। दीदी अचानक से मुझे आनंद उत्सव के बारे में बोली कि आज तुम्हें कुछ बोलना है। तो मुझे उस समय लगा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस में आता है, ये देखना है कि मुझे सबसे खुशी किस में आता है। तो मुझे दो चीज में बहुत ज्यादा खुशी आती है। एक तो पिताजी को याद करके, और मतलब हम लोग सब भाई बहनों के जीवन में पिताजी का मतलब अमिट छाप है, जिसको कोई भी याद करके दुखी तो नहीं होता है, सब खुश महसूस होते होंगे कि पिताजी का बहुत हम लोग के जीवन में मतलब उनका छाप है। और दूसरा, जैसे आप लोग काशी में रहते हो, तो मैं 3 साल उत्तर काशी में रही। आप कभी चार धाम की यात्रा पे गए होंगे, अगर कोई गए होंगे तो उत्तर काशी गए होंगे, वो गंगोत्री के साइड में। कोई गए हैं आप लोग? आप लोग कोई गए हैं? नहीं। तो वो जी चार धाम भी मैं गई हूँ। जी। तो आप उत्तर काशी गई होंगी, वहां पर जो विश्वनाथ जी हैं और एक बहुत बड़ा सा त्रिशूल है, आपको ध्यान होगा कि एक बहुत बड़ा सा त्रिशूल है, उसको आप जोर से हिलाओगे तो वो हिलता नहीं, पर जब आप मतलब रिंग फिंगर से हिलाओगे तो वो ऐसे ऐसे करके हिलता है। आप और वहां पर का जो मतलब आप गई हैं, तो आप शायद उत्तर काशी में विश्वनाथ जी के दर्शन की होंगे। दर्शन तो की थी मैम, लेकिन अभी उतना अच्छे से याद, क्योंकि मेरी बेटी अभी 16 साल की है। जब 1 साल की थी तब मैं गई थी। जी। पर हाँ, अगर मतलब किसी को भी मौका मिले तो उत्तराखंड की यात्रा जरूर करनी चाहिए। इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, मतलब बहुत बहुत ही आनंद आता है वहां जब माँ गंगा का दर्शन होता है, और जो वो उनका साउंड है। और जब आप गंगोत्री जाओगे या कभी भी कभी, तो जो उनका हो करके जो एक साउंड आता है, मतलब इतना आनंद आता है। और मतलब उत्तराखंड अगर लगता है ना कि जीवन कहीं है, तो बस वही है, वही है। और जब वहां पर हिमालय दिखता है, तो बस मतलब मैं वर्णन नहीं कर सकती कितना आनंद का महसूस होता है, कितनी आनंद आता है। तो मैं पिताजी का बता रही थी कि हम लोग जब बचपन में छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो पिताजी कभी भी ऐसा नहीं, सबको एक साथ बिठाकर रामायण का पाठ करवाते थे। हम चारों बहन और दो भाई सब एक साथ बैठकर, पिताजी इसका कारण बताते थे कि चलो पढ़ो, सीखोगी तब। और उसमें वो एक एक चौपाई का एक एक इतना अच्छा से वर्णन करते थे कि आज हमें लगता है कि हम लोग शायद उसी की वजह से रामायण पढ़ने में इतना मतलब सहज महसूस करते हैं। वो हम जो अगर आप नवापारायण का पाठ करोगे तो मेरे ख्याल से 3 घंटे में हो जाता है, पर पिताजी जब वर्णन करने लगते थे तो 5 घंटा 6 घंटा। उस समय हम लोगों को बहुत उबन होता था कि पिताजी कितना टाइम है कि उन्होंने इतने विस्तार में और एक इतना अच्छे से समझाया, जो आज हम लोगों को पढ़ने में, फिर जब आपको आनंद आएगा ना किसी भी चीज को करने में, तो फिर बहुत अच्छा महसूस होता है। तो रामचरितमानस से ही मैं रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहती हूँ आज। इसका पाठ इसलिए मैंने चुनाव किया क्योंकि ये दो चीज की प्रेरणा देता है। एक तो ये कि हमें अपने में कभी घमंड नहीं लाना चाहिए, किसी भी विषय पर, किसी भी बात पर। इसमें जब काकभूसुंडी जी जाते हैं, काकभूसुंडी जी का इसमें वर्णन है कि वो उनका जन्म तो अयोध्या में हुआ था, पर वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। इसलिए वो महाकाल उज्जैन गए, वहां पे उन्हें उनके गुरु मिले। उन्होंने बोला कि आप शिव जी की प्रार्थना करना चाहते हो तो भगवान विष्णु, उनके राम रूप का आराधना करो, क्योंकि शिव जी तो राम जी के भक्त है। तो उनको लगा नहीं, मतलब उनमें थोड़ी घमंड था कि मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो एक दिन वो भगवान महाकाल की पूजा कर रहे थे, तभी उनके गुरु वहां पर आए। और परंतु उन्होंने गुरु को देखते हुए भी, उनका अनादर करते हुए अपने पूजा में लीन रहे। पर गुरु को तो बुरा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि वो गुरु थे। पर भगवान भोले ये सह नहीं पाए, और उसी समय उन्होंने उसको अजगर होने का श्राप दे दिया। तो गुरु इतने उनसे मतलब दुखी हुए, और तुरंत उसी समय उन्होंने रुद्राष्टकम का पाठ किया, जो मैं अभी आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ।
नमामि समीशान निर्वाण रूपम बुभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं ओंकार मूलं तुरीहं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पालं नतोऽहं तुषारादि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभारी शरीरम स्फोनि मोनि करोनि चालु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठी भुजंगा चलक कुंडलम भूसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगादिस्य च आंडे मुंडे मालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडम अजं भानुकोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मूलम शूलबाणी भजेहं भवानी पति भाव अगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो महोपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नायाद उमानाथ पारविंदम भजन्ति लोके परिवानरायं न तावद् सुखं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवास न जानामि योगं जपन्मयो पूजा न तोहं सदा सर्वदा सद्भुतुभ्य तात्पयानम् रुद्राश्रम प्रोक्तन विप्रेण हरोत्से ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां प्रभु प्रसीदति। इसके उच्चारण में कहीं भी गलती हो गया होगा तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि इस संस्कृत का उच्चारण थोड़ा हो सकता है कि गलती हुआ होगा और गलती है। तो ये भगवान भोले बाबा जब उनके गुरु महाराज से, क्योंकि भगवान तो औघड़दानी आशुतोष हैं, तो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं भी यही कामना से कि सभी लोगों के जीवन में भगवान सुख शांति और समृद्धि दे, सभी के को शांति दे। तो वो जब आशुतोष भगवान के सामने उनके गुरु ने ये प्रार्थना की तो उन्होंने काकभूषुंडी को मतलब बोला कि मेरा श्राप तो अन्यथा नहीं जा सकता, परंतु वो इतने राम जी के भक्त हो जाएंगे कि उनको मतलब जो हजारों जन्म का उन्होंने श्राप दिया था अजगर होने का, मतलब तो वो आपको निरर्थक नहीं जाएगा। फिर वो काकभूषुंडी के रूप में जब कौवे के रूप में जन्म लेते हैं अनंत जन्मों के बाद, तब उन्होंने रामचरितमानस का राम जी की स्तुति करके और इतना उन्हें सुख प्राप्त होता है कि उनका श्राप भी ये उसमें बदल जाता है। तो इसके साथ धन्यवाद गुड़िया, तुम तो ब्रह्म आनंद के साथ साथ ज्ञान के हुए हम लोगों को पूरा ज्ञान भी दे दी। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जो भी गलती हुआ हो क्षमा प्रार्थी हैं हम, जो भी गलती बहुत हुआ। सुंदर। दोस्तों इसी तरह कल मैं किसी भी नए पार्टिसिपेंट को ब्रह्म आनंद के लिए आमंत्रित करूंगी, आप लोग तैयार रहिएगा। थैंक यू गुड़िया। तो आज हमारे बीच गीता मैम उपस्थित हैं। गीता मैम हमें आज क्या ज्ञान देती हैं? गीता मैम अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हमें ज्ञान दीजिए। सभी को नमस्कार। एज यूजुअल रास्ते में हूँ। जी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी जी जी। थोड़ी सी रास्ते की ट्रैफिक की आवाजें भी आपको आएंगी। बंद गाड़ी में भी जो तेज आवाजें होती हैं ना, वो कभी कभी परेशान करती हैं। तो सबसे पहले तो आज अर्चना का ध्यान, और सच कहूँ तो अर्चना की बातें तो मैं ज्यादा नहीं सुन पाई, लेकिन सबके जो चेहरे के भाव थे वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ध्यान का सत्र कैसा रहा। और संगीत का कुछ नहीं, बस आशा जी जब कभी कोई ध्यान के इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो तो आवाज नहीं आ चली जाए।
आवाज कम कर दें तो हमें संगीत भी सुनाई देगा और जो बोल रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शंस भी सुनाई देंगे, बस और कुछ नहीं। मैं इसके कम अतिरिक्त की थी बाकी मैम, पर हो सकता है और हाँ उसको कम ही कर देने हाँ हाँ चाहिए। हाँ। और संगीत भी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर संगीत का चयन आपने किया था। अर्चना जी ने बड़े सुंदर तरीके से शिव क्षमा स्तोत्र नमामि शमीशान का पाठ यहाँ पर किया और उसके बारे में बताया भी, अच्छा लगा। उन्होंने अपने पिताजी के बारे में जिस तरह से जिक्र किया, मैं कहूंगी कि लगभग इसी तरह से मेरी परवरिश भी ऐसे ही हुई है, इसी तरह से संस्कार मिले हैं। आज आप लोगों के सामने जो दो चार बातें कर पाती हूँ वो शायद उन्हीं संस्कारों के कारण है। और उत्तरकाशी की चर्चा अर्चना जी कर रही थी। अर्चना जी मेरी नौकरी आवाज बैक इन द ईयर 1991 मैंने उत्तरकाशी किया था पहले, और फिर अभी 3-4 साल पहले एक बार फिर उत्तराखंड जाना हुआ था, तो फिर उत्तरकाशी की यात्रा हुई थी। और मुझे याद है कि हमारी वो यात्रा थोड़ी सी ज्यादा थी। और जब हम अंत बीच में जब हम उत्तरकाशी पहुंचे और जब हम वहां के विश्वनाथ मंदिर में गए ना, तो एक बार को तो लगा कि अरे अब हम आ गए अपने घर में, अब हम आ गए अपने बनारस में। तो बहुत सुंदर इन्होंने संदेश दिया कि उत्तराखंड की यात्रा जीवन में करनी जरूर चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र है पूरा का पूरा उत्तराखंड, देव भूमि है, तपोभूमि है। जी मैम, अब आज जब मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। जी जैसे आपके बनारस में है ना, उसी तरह वहां भी अस्सी घाट और जैसे हाँ आप 84 कोस का यात्रा करते हैं, मतलब हाँ सप्तकोसी हाँ यात्रा उत्तरकाशी में भी होता है। मुझे सौभाग्य मिला, मैं 3 बार, मतलब 3 बार तो पूरा नहीं, हाँ 2.5 बार कहूंगी। एक बार नीचे नीचे से किया था और 2 बार ऊपर। हाँ जब हाँ, आप ऊपर की ओर जाओगे ना और जब हिमालय दिखता है, तो मतलब बस लगता है कि बस यही है जीवन। बहुत खूबसूरत, हाँ, बहुत खूबसूरत। और गंगा बहुत सुंदर। माँ तो खैर बहुत बहुत सुंदर। जी, तो अब जब अर्चना ने आज चक्र पर ध्यान करने की शुरुआत कर ही दी है, और कई दिनों से आशा जी और सभी का आग्रह था कि हम चक्रों पर बात करें, लेकिन आशा जी इस बात का प्रमाण है कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है, जब सही समय होता है हम तभी उस पर बात कर सकते हैं। तो आज अगर हम सीधे सीधे बात करें कि चक्र आखिर है क्या, चक्र हमारे शरीर में क्यों है, चक्रों की उपादेयता क्या है। तो सबसे पहली बात तो सामान्य रूप से तो हम कहते हैं कि 7 चक्र हैं, प्राणिक हीलिंग के अनुसार 8 चक्र कहे जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे शरीर में अनगिनती चक्र है। हमारी हर कोशिका स्वयं में एक चक्र है। हमारे पैरों से लेके सिर तक हमारे पूरे शरीर में असंख्य चक्र हैं। कम से कम उतने चक्र तो हैं ही जितने ज्ञात जो चक्र हैं, कि जितनी योनियां कही जाती हैं, 84,000 योनियां कही जाती हैं, 84,000 योग के आसन कहे जाते हैं, तो कम से कम उतने ज्ञात चक्र हैं ही। और यूं जैसा मैंने कहा कि हम बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, और हमारी हर कोशिका स्वयं में एक चक्र ही है, एक चक्र का कार्य करती है। लेकिन मोटे तौर पर हम जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, साधना की ओर बढ़ते हैं, तो हम वहां पर 7 चक्रों की चर्चा करते हैं। अब चक्र एनर्जी सेंटर्स हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर के लगभग बीचों बीच में है, अलग अलग अवस्थिति है उनकी। आने वाले समय में जब हम चक्रों पर बात करेंगे तो एक एक दो करेंगे। आज हम इन जनरल यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब इनके 2 पर्पज हैं। एक तो हमारे शरीर में हम जानते हैं कि इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं। इन तीनों नाड़ियों का भी जो गुना होता है ना, ये हमारे एक तरीके से इन चक्रों के माध्यम से भी होता है। तो एक तो उपादेयता जो हुई, एक जो महत्व हुआ चक्रों का, वो एक इसलिए हुआ कि एक सपोर्ट सिस्टम की तरह से काम करते हैं। दूसरा, जब हम अपने शरीर के सेंटर को देखें, अब हमारे शरीर के केंद्र में चक्र हैं, अलग अलग जगहों पर चक्र हैं, और हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण तंत्र हैं, सिस्टम्स जिनको हम कहते हैं, जिनको हमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, या कहीं किसी तरह से अगर सामान्य रूप से भी हम कहते हैं कि अरे पाचन तंत्र की समस्या हो गई है, तो प्रजनन तंत्र के साथ में ये दिक्कत है, तो तंत्रिका तंत्र की दिक्कत है, तो हम कई सारे सिस्टम्स से मिलके बने हैं। तो हमारे जो सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं ना, हम अगर देखने की कोशिश करें, अगर हम जो एक मेडिकल साइंस में या बायोलॉजी में एक जो स्केलेटन की पूरी तस्वीर होती है, वहां पर अगर हम देखें कि हमारे जितने भी ये तंत्र हैं, प्रमुख जो सिस्टम्स हैं, तंत्रिका तंत्र से लेके प्रजनन तंत्र तक, इन चक्रों की जो अवस्थिति होती है ना, वो इन तंत्रों के पास में होती है। हर तंत्र और उसके पास में एक चक्र।
अब जो हर तंत्र है उस तंत्र के साथ में हमारे शरीर के जो प्रमुख अंग वो जुड़ी हुई हैं। अब ग्रंथियों का काम हम जानते हैं कि जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका उत्सर्जन करना है, और जो हमारे शरीर के अंग हैं उनको एक मशीन की तरह से अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। अब एक ये हो गया, तो अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, उपचार की दृष्टि से देखें, तो हमें किसी रोग से बचे रहना, उस रोग के होने की संभावना होती है। हम उस अंग के पास के चक्र को अगर स्वस्थ रख लें, अगर संतुलित रख लें, नियंत्रित रख लें, तो हमें उस रोग के होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात और प्रिवेंटिव कार्य, उसके अलावा चक्र हमारे शरीर में स्वास्थ्य की दृष्टि से क्यूरेटिव काम भी करते हैं, यानी उपचार का भी काम करते हैं। किसी भी अंग में कोई तकलीफ हो गई, कोई बीमारी हो गई, मान लीजिए किसी को थायराइड हो गया। अब थायराइड हो गया, थायराइड कहाँ होता है? थायराइड गले में होता है। गले में कौन सा चक्र होता है? विशुद्धि चक्र हो, यानी थ्रोट चक्रा के आसपास थायराइड, थायराइड की वजह से समस्या हुई, तो समस्या कहाँ है? समस्या थ्रोट चक्रा में है। अगर हम थ्रोट चक्रा को या विशुद्धि चक्र को संतुलित करने का काम कर लेंगे तो क्या होगा? हमें थायराइड से आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया प्रिवेंटिव, एक हो गया क्यूरेटिव। इसी तरह से प्रिवेंटिव में मान लो हम इसी उदाहरण को लें कि हम थायराइड को सही रखना चाहते हैं, तो ठीक है, हम अपने विशुद्धि चक्र को संतुलित रखें, हम अपने विशुद्धि को अच्छा रखें, हम अपने विशुद्धि चक्र को ऊर्जा युक्त रखें, तो हमें थायराइड होने की संभावना नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर हम संक्षेप में समझें तो हर चक्र और हर चक्र के आसपास में जो अंग हैं उनका स्वस्थ रहना या उनका बीमार रहना उन चक्रों के कारण है। तो यदि हम उन चक्रों को सही कर लेंगे, चक्रों को सही रख लेंगे, तो हमें उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी या हम उस बीमारी से बचे रहेंगे। एक और बात, हम किसी भी व्यक्ति को देखकर, हम किसी भी व्यक्ति को मिलकर, हम किसी भी व्यक्ति को जानकर ये बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि इनके भीतर के जो चक्र हैं उनमें से कौन सा चक्र प्रभावी है, कौन सा चक्र डोमिनेटिंग है, कौन सा चक्र कमजोर है। यहाँ हम फिर आ जाएं, उसी उदाहरण पर आ जाएं, उसी पर वापस आ जाएं कि अगर किसी को डायबिटीज, ये अगर किसी को थायराइड है, तो हमारे लिए ये जानना आसान होगा कि इसका मतलब हमें इनके विशुद्धि चक्र पर काम करना है, हमें इनके विशुद्धि चक्र के बारे में इनको जानकारी दे देनी है। अच्छा, इसी तरह से यदि कोई बहुत सुरीला गाता है तो हम क्या समझ सकते हैं? मैं सिर्फ अभी एक ही चक्र का उदाहरण लेके आपको ये बातें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस किस तरह से चक्र हमारे जीवन में प्रासंगिक है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। यदि कोई बहुत सुरीला गाता है, बहुत मीठा बोलता है, तो तब भी हम ये मान सकते हैं कि इनका जो विशुद्धि चक्र है वो इनके शरीर में सबसे डोमिनेटिंग है। किसी की जो बोलने की कला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उसने बोला और हमने सुनना शुरू कर दिया, तो तब क्या होगा? जैसे हम अगर अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मोदी जी बड़े तरीके से बोलते हैं, है ना, बड़े स्टाइलिस्ट तरीके से बोलते हैं, और बोलते हैं तो लोग उनको सुनते हैं। तो हम मान सकते हैं ऐसे में कि जो उनका विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र में ऊर्जा है, वो ऊर्जास्वित है। ठीक है, तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वो भी उसके चक्रों के आधार पर होती है। तो अब हम अपनी पर्सनालिटी में कोई गुण लाना चाहते हैं तो भी वहां हम किसी विशेष चक्र पर काम कर सकते हैं। हम अपनी पर्सनालिटी में से कोई अवगुण दूर करना चाहते हैं, अगर किसी बच्चे को बोलने में बहुत हिचक होती है, कोई बच्चा हकलाता है, तुतलाता है, या किसी को स्टेज फियर है, स्टेज फोबिया हो जाता है, जी हम तो स्टेज पे जाते हैं, हमारी तो आवाज कांपने लगती है, हम नहीं बोल सकते, काम हमसे कितना भी करवा लो, हमसे बोलने के लिए मत कहो। इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं विशुद्धि चक्र पर काम करने की जरूरत है। अभी लीडर्स का हुआ था, उसमें जीके सर ने एक शेयरिंग की थी स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में। उन्होंने कहा कि जो थायराइड से, गले के कैंसर से ग्रस्त भी कुछ मरीज थे, तो उनको और तो कुछ उन पेशेंट को का इलाज अलग अलग स्पिरिचुअल टैबलेट्स के माध्यम से किया गया, उनको संगीत सीखने की सलाह दी गई। उनको ये कहा गया कि वो गाना सीखे। तो उनको लगा ठीक है, उनको एक हॉबी सीखने की सलाह दी जा रही है, उनको एक शौक पूरा करने की सलाह दी जा रही है, उनको मनोरंजन करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन उसके पीछे स्पिरिचुअल टैबलेट कैसे काम कर रही थी? स्पिरिचुअल टैबलेट विशुद्धि चक्र पर काम कर रही थी। स्पिरिचुअल टैबलेट विशुद्धि चक्र को स्वस्थ बना रही थी, और जब विशुद्धि चक्र स्वस्थ होगा तो गले से संबंधित जो कठिनाइयां हैं वो दूर होंगी ही होंगी।
अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम करें तो हमारी जो पूरी की पूरी यात्रा है वो मूलाधार से सहस्रार की यात्रा है। तो जब धीरे धीरे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, मूलाधार चक्र के आसपास रहते भी हम में से 90% अपनी जिंदगी बिता देते हैं। यानी जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जब सिर्फ हम खाना पीना सोना आहार निद्रा भय मैथुनम च संस्कृत में कहा जाता है, सिर्फ इतना करते हुए किसी भी सामान्य जन की तरह से अपनी जिंदगी बिता देते हैं, तो यानी हमारा पूरा का पूरा जीवन सिर्फ मूलाधार चक्र के आसपास ही केंद्रित रहता है। अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे ऊपर की जो यात्रा है वो सहस्रार चक्र की यात्रा है। तो मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र तक की जो यात्रा है वो आध्यात्मिक उन्नति का परिचायक है। जैसे जैसे अध्यात्म के क्षेत्र में हमारी गति होती है, जैसे जैसे ध्यान के क्षेत्र में हमारी गति होती है, वैसे वैसे हमारे ये चक्र संतुलित होते जाते हैं। इन चक्रों में या तो ऊर्जा की कमी होती है, चक्र बिल्कुल पहिए की तरह है। तो जैसे पहिया घूमता है ना, कोई पंखा घूमता है ना हमारे सर के ऊपर, अभी गर्मियां हैं सबने लगभग पंखे चलाने की शुरुआत कर दी होगी, चला रहे होंगे, तो अगर उस पंखे में कोई कचरा घुस जाता है तो क्या होता है, पंखा धीमे चलने लगता है, आवाज करने लगता है, खटखट करने लगता है, दिक्कत होती है। फिर क्या करते हैं, उसकी ग्रीजिंग कर देते हैं, उसको ठीक ठाक कर देते हैं, फिर वो अच्छे से चलने लगता है। तो पंखा बहुत तेज चले वो भी परेशानी है, और पंखा बहुत धीमा चले वो भी बहुत परेशानी है। तो हमारे जो चक्र हैं वो इसी तरह से गति करते हैं, और इनकी ही जो कम गति है या इनकी जो अधिक गति है या इनकी गति में जो रुकावट है वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी प्रगति में, पूरे विकास में, पूरे स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं अवरोध का काम करती है। तो धीरे धीरे हम इन चक्रों को जानेंगे। हर चक्र का अपना नाम होता है, अपना रंग होता है, अपना स्थान होता है, हर चक्र की अपनी खुशबू है, हर चक्र का अपना योगासन है, हर चक्र का अपना फूल है, हर चक्र का अपना रंग, अपनी पहचान है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे ये मंडल ध्यान पूरा होने से पहले हम चक्रों का अध्ययन पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू मैम, जानकारी देने के लिए हमारे चक्राज के बारे में। दोस्तों, आज हम लोगों ने मूलाधार पे ध्यान किया। कल कल फिर अर्चना स्वादिष्टान रहेगा ना, नेक्स्ट चक्र हम लोगों का। यस मैम। स्वादिष्टान पे हम लोग कल ध्यान करेंगे। तो आज ये शेयरिंग आप लोग दीजिए, ज्ञान ध्यान दोनों के ऊपर कैसा आप लोगों को लगा। कल बीना का ब्रह्म आनंद ब्रह्मा पे शेयरिंग बचा था। हाँ बीना, आप स्टार्ट कीजिए कल से, कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। आवाज आ रही है बीना आपको मेरे? हम्म। जी मैम। हाँ बताइए, आपको शिवरात्रि के महोत्सव में सबसे अच्छा कौन सा प्रोग्राम लगा था? मैं तो कल ही बताई थी मैम कि अर्चना जी का होली का गाना और आपका हल्दी का गीत बहुत अच्छा था। अच्छा, आप बतला दी थी कल। हाँ हाँ हाँ। जी अच्छा, बहुत कल अच्छा कल लगा था। कल कोई एक छुट्टी थी जिनको मैं बोली थी कि मैं आज लूंगी आपको। हाँ सरिता श्रीवास्तव हैं, आप बतलाइए आपको कौन सा प्रोग्राम, आप तो वहां पे अवेलेबल थी, कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा था आनंदो ब्रह्मा में? आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम, आवाज फंस फंस के आ रही है। आवाज कट के आ रही है। हाँ सरिता जी बतलाइए, आपको आनंदो ब्रह्मा में शिवरात्रि महोत्सव पे कैसा लगा, और आज ज्ञान ध्यान पे भी कुछ शेयरिंग देंगी तो दीजिए। भाभी सबसे अच्छा तो आपका कल मैरिज एनिवर्सरी हमें अच्छा लगा कि उसी दिन पड़ गया। वो तो सही में यूनिवर्स ऐसे, मतलब कि ये तीसरी बार ऐसा पड़ा था हम लोगों के हाँ। वैवाहिक जीवन के अंतर्गत कि शिवरात्रि तीसरी बार 26 और तारीख को पड़ा है। उस दिन जो आप तैयार हुई थी वो उससे भी अच्छा लगा। आपका मेकअप, ऐसा मेकअप हम पहली बार देखे, आपका शादी वाला मेकअप। मिल तो बहुत धन्य पहले से रह रहे हैं हम लोग, कम से कम जी 20 साल जी। से मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे ही साधारण ड्रेस में मिले। लेकिन कल का जो आपका ड्रेस था ना शादी वाला, वो हमको बहुत ही अच्छा लगा कल।
हाँ, मैं सोची कि जब एनिवर्सरी भी है और महादेव जी की भी तो ना कुछ। एकदम एकदम वो शंकर पार्वती वाला ही भैया भाभी लग रहे थे दोनों लोग। कल अच्छा लगा, आप लोग का ड्रेस का चयन भी अच्छा लगा और गाना तो उसके से भी अच्छा था। धन्यवाद धन्यवाद। और आप लोगों का साथ और हम सभी के उत्साह को हाँ बहुत हाँ, उत्साहित किया। ये तो और भी अच्छा था कि संजोग ही ऐसा था कि सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए थे हम लोग, तो उस पे और भी अच्छा लगा सबका सहयोग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो आपका पता ही नहीं चलता कब माली थी, लेकिन इस बार पता चल गया। जी सही। नहीं, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो मैं यूं ही घर में मनाती या कुछ वही मान तो लीजिए कह रहे फ्रेंड्स। हैं कि इतने दिनों का वो था, लेकिन पहला चांस था जो सबको पता चला। और हम लोग तो बहुत पुराने हैं, फिर भी कल आ, बहुत अच्छा लगा शादी के दिन आ, मिलके, संजोगी था एक। सरिता जी से मेरी जान पहचान नहीं भी तो 25 साल तो जरूर हो गए होंगे। आराम से भाभी, आराम से। 25 साल हो थैंक गए, हाँ। ठीक भाभी, ठीक। नमस्ते। धन्यवाद। और दोस्तों, और बताइए, आपको आनंदो ब्रह्मा या आज के शेयरिंग पे आगे कविता सिंह, आप अगर अपनी शेयरिंग दे सकती हैं तो दीजिए। चिंता देवी, इंदुबाला, खुशबू सिंह, कोई भी अपनी शेयरिंग दीजिए, नई पार्टिसिपेंट प्लीज। वंदना मिश्रा भी हैं। कल आनंदो ब्रह्मा में कौन अपना पार्टिसिपेंट देंगे? बिना आप देंगी? बिना गुंजा, दोनों में से कौन देंगे बतलाइए। गुंजिया भाभी देंगी, उन्हीं से करवाइए। तो गुंजा, कल आप अपनी एक ठीक तैयारी है। अभी अर्चना ने जैसा किया है इसी तरह की कुछ भी छोटी सी तैयारी आप अपना रखना। हाँ, कल 3:30 पे आपको आनंद, इनवाइट जी मैम, करूंगी। आनंदो बनाते हैं। आनंदो ब्रह्मा पे। अब हम लोग पुस्तक चर्चा को, चूंकि काफी पुस्तकें पढ़ी हुई हो गई हैं, तो अब आनंदो ब्रह्मा पे ही एक एक कोई अपनी शेयरिंग देंगे, है ना? जी तो जी मैम। गुंजा, कल आपका दिन रहेगा। जी मैम। आप तैयारी अपनी रखिएगा। हाँ, फिर सीमा जी की आएगी, फिर बीना जी की आएगी, इस तरह से सभी आएंगे। ठीक है मैम। कुछ भी ले सकते, जो आपकी इच्छा होगी। ऐसे तो आपको पूरी जानकारी अब हो ही गई है। तो अब हम लोगों के टाइम भी हो चुका है, अब कोई शेयरिंग नहीं दे रहे हैं तो दोस्तों, तब हम लोग आज इस समापन अब अपने समय का इस सत्र का करते हैं। कल फिर एक नए जोश और उत्साह के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तो दोनों अर्चना जी का धन्यवाद। दोनों हाँ, अर्चना जी बहुत अच्छा किए, एक ध्यान और एक इतना अच्छा सुनाई है। धन्यवाद। आज गीता मैम भी बहुत अच्छी लग रही हैं, साड़ी में देखा मैंने पहली बार। हाँ मैम, कॉलेज से आ रही होंगी अभी। बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद। कल फिर 3 से 4 हम लोग मिलेंगे। आप लोग समय पे जुड़ जाइएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।